हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्रांति में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आप लोग वीडियो को देख लेते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फिगर को समझ लेते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे दो आवेश लिया। पहले एक वैद्युत द्विध्रुव लिया। वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, हमारा दो आवेश होता है, प्रकृति समान, परिमाण समान किंतु विपरीत प्रकृति का होता है। तो इसमें ए बिंदु पे प्लस क्यू आवेश है और बी बिंदु पे माइनस का क्यू आवेश है और इसका मध्य बिंदु हमारा क्या है, ओ है। और ये पूरे की लंबाई हमारा कितना है, पूरे की लंबाई हमारा 12 है। तो यहाँ से यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, ए से ओ हमारा कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा और बी से ओ हमारा ये भी एल हो जाएगा। और इससे मध्य बिंदु से यहाँ से निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु पी लिया यहाँ पे आर दूरी पर, जिस पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो गया, इस दिशा में जाएगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस दिशा में गया E1, इसको हम ले लिए। और माइनस क्यू के कारण इस दिशा में जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, आकर्षण होगा। तो इसका E1 E2 इस दिशा में हो गया। फिर यहाँ पे जो है हमारा E1 है, E1 का समकोणिक घटक में विभाजित करेंगे हम लोग। तो इसका जो है एक घटक इस दिशा में होगा और दूसरा घटक इस दिशा में होगा। तो ये हमारा हो गया E1 cos थीटा, ये हमारा हो गया E1 sin थीटा। फिर E2 है जो इसको भी समकोणिक घटक में विभाजित करेंगे तो हमारा एक हो जाएगा इस दिशा में और एक इस दिशा में हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा E2 cos थीटा, ये हमारा हो जाएगा E2 sin थीटा। इतना आप लोग समझ गए। चलिए अब इसके भाषा को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग भाषा लिख लेते हैं। पहले आप लोग फिगर बनाएंगे, उसके बाद भाषा को लिखेंगे। तो चलिए भाषा लिख लेते हैं। माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। ए बी क्या है हमारा, विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई हमारा कितना हो जाएगा, जिसकी लंबाई 12 है, जिसकी लंबाई 12 है। इसके मध्य बिंदु ओ से, इसके मध्य बिंदु ओ से निरक्षीय स्थिति में, किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में आर दूरी पर एक बिंदु क्या है हमारा, पी स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हमने जो फिगर में दिया हुआ है उसे ही हमने यहाँ पे नोट कर लिया है लैंग्वेज में। तो पहले आप लोग फिगर बना लीजिए, उसके बाद इसे नोट कर लीजिए। हमको क्या निकालना है, यहाँ पे जो बिंदु है पी बिंदु, इस पे हमारा वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालना है। तो पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। यहाँ पे देखिए प्लस क्यू के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले निकालेंगे, उसके बाद माइनस क्यू के कारण निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला हम क्या निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण
P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हमने क्या माना है, देखिए यहाँ पे फिगर में प्लस क्यू आवेश के कारण हमने क्या माना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 माना है, प्लस क्यू के कारण हमने E1 माना है। तो यहाँ हमारा E1 कितना हो जाएगा, E1 हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना दूर रहेगा उसका स्क्वायर। तो ये हमारा बिंदु कितना है, P है, और ये हमारा A है। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पे AP का स्क्वायर। ये किस दिशा में हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा A से P की दिशा में, इस दिशा में बल लगेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं AP दिशा, देखिए यहाँ हम लिख लेते हैं AP दिशा में। यहाँ पे हमने E1 निकाला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमारा क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बाय AP का स्क्वायर। यहाँ पे ये दूरी है, देखिए यहाँ पे AP है, इसका स्क्वायर लिख लिए। ये हमने आपको बताया था किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इससे पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था। यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हमको क्या करना है, AP स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज AOP लेंगे, समकोण त्रिभुज AOP में, समकोण त्रिभुज AOP में, ये समकोण त्रिभुज देखिए, ये त्रिभुज लिया है हमने, ये समकोण त्रिभुज है, ये AOP ये त्रिभुज में हमको ये निकालना है, AP निकालना है। AP का स्क्वायर हमारा ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो हमारा कितना हो जाएगा, AP का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये हमारा कितना है L और ये हमारा कितना है R। तो ये हमारा कितना हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे AP का स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर या R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लिख देंगे, ऐसे ही लिख देते हैं। तो हमारा E1 कितना हो जाएगा, E1 हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q, और यहाँ पे AP स्क्वायर की जगह पे हम लिख देंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। ये हमारा हो गया प्लस Q आवेश के कारण। अब देख लेते हैं माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर, कारण किस बिंदु पे, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए यहाँ पे इस आवेश के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा क्या है, E2 है। तो E2 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए E2 हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहाँ पे हमारा आवेश Q है और दूरी हमारा कितना है, दूरी हमारा यहाँ पे हो जाएगा BP। तो हमारा दूरी का स्क्वायर लेना है, तो हम यहाँ पे दे देंगे BP का स्क्वायर। यहाँ तक आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे BP स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे देखिए फिगर में ये हमारा BP है, BP स्क्वायर निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर है ये, इसको निकालना है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार हमारा L है, लंब R है, तो हमारा R हो जाएगा ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हमारा हो गया BP स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, E2 को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा E2 हो गया। आपको पता होगा यहाँ पे हमने तीव्रता E1 को समकोणीय घटक में विभाजित किया, जिसका क्षैतिज घटक ये हो गया E1 cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक हो गया E1 sin थीटा। और फिर यहाँ पे जो है
तीव्रता E2 है जो, इसको भी समकोणिक घटक में हमने विभाजित किया, तो इसका भी क्षैतिज घटक हो गया हमारा E2 cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक हो गया हमारा E2 sin थीटा। तो चित्र में स्पष्ट है, देखिए यहाँ पे चित्र में क्या है, स्पष्ट है। E1 जो है sin थीटा और E2 cos थीटा दोनों का जो है परिमाण समान है, किंतु दोनों विपरीत दिशा में है, जिसके कारण दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। परिमाण दोनों का समान है और इसलिए दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे देखिए नोट कर लेते हैं, चूँकि चित्र में स्पष्ट है कि E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा, E2 sin थीटा, E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा परस्पर क्या है, बराबर है, परस्पर बराबर, किंतु किस प्रकृति का है, प्रकृति नहीं, विपरीत दिशा में होने के कारण परस्पर बराबर किंतु विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देगा, एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेगा, नष्ट कर देगा। विपरीत दिशा में है और परिमाण समान है, इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देगा। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। किंतु यहाँ पे जो है E1 और E1 E2 जो है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही दिशा में होने के कारण दोनों क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, किंतु E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण, एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएगा, होने के कारण आपस में क्या होगा, जुट जाएगा। इसलिए हमारा परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा परिणामी तीव्रता हमारा कितना हो जाएगा, परिणामी तीव्रता हमारा E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस का E2 cos थीटा। ये हमारा क्या हो गया, परिणामी तीव्रता हो गया। यहाँ तक नोट कीजिए। आप जानते हैं कि हमारा E1 और E2 क्या है, बराबर है। E1 और E2 बराबर है। देखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में हमारा निकला था E1 इतना और सेकेंड में इतना निकला था, दोनों क्या है, बराबर है। हम यहाँ पर लिख देंगे E1 बराबर E2। कैसे हुआ, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से। यहाँ तक नोट कीजिए। तो हमारा E बराबर कितना हो जाएगा, तो हमारा E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस, ये दोनों बराबर है इसलिए इसको भी हम E1 लिख सकते हैं, E2 को भी। तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा, तो एक E1 cos थीटा और फिर ये दूसरा E1 cos थीटा। तो हमारा E बराबर कितना हो जाएगा, 2E1 cos थीटा। हम यहाँ पे 2E1 का मान कितना है, E1 का मान है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ पे जो हमने बताया था E2 का मान यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि ये पहले से ही इसका स्क्वायर किया हुआ है। यहाँ पे भी स्क्वायर इस पर नहीं होगा, इस पर भी स्क्वायर नहीं होगा। तो हमारा E बराबर कितना हो गया,
2 इंटू E1 का मान हमारा 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर नहीं होगा, इंटू हमारा क्या है कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए त्रिभुज, हम एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज BPO में हमारा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हमारा हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये त्रिभुज है BPO, इसमें हमको कॉस थीटा निकालना है, तो हमारा हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण। तो आधार हमारा कितना है, आधार हमारा है L और कर्ण निकालेंगे हम, ये हमारा कर्ण नहीं है, ये हमारा कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण निकालेंगे तो हम कर्ण हमारा क्या हो जाएगा √R² प्लस का L स्क्वायर, ये हमारा कर्ण हो गया। हमारा क्या हो जाएगा, आधार की जगह पे हमारा हो जाएगा L और कर्ण की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा √R² प्लस का L स्क्वायर। आगे देखिए हमारा E बराबर कितना हो जाएगा, E बराबर हमारा हो जाएगा 2 इंटू 1/4πε0 इंटू Q बाय R² प्लस का L स्क्वायर इंटू हमारा ये कितना है L/√R² प्लस का L स्क्वायर। आगे देखिए, आगे हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो E बराबर हमारा हो जाएगा 1/4πε0, उसके बाद हमारा हो जाएगा इंटू P R² प्लस का L स्क्वायर का पावर 3/2। यहाँ पे देखिए 2Q यहाँ पे L है, 2QL P बराबर होता है, जो कि P बराबर Q इंटू 2L हमारा होता है, इसको हमने P लिख दिया। और यहाँ पे जो है इस पे पावर कुछ नहीं है, तो इस पे पावर 1 है और इस पे 1/2 है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो पावर जुड़ेगा 2/3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने वो लिख दिया। ये हमारा क्या है, ये हमारा है द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर हमारा क्या है द्विध्रुव आघूर्ण हमारा है, ये क्या है हमारा द्विध्रुव आघूर्ण है। आगे देखिए, आगे जो यहाँ पे है R है, R की तुलना में ये L जो है बहुत नगण्य है, तो यहाँ पे हम क्या है, चूँकि L जो है बहुत छोटा है किससे, R से, तो हम क्या करेंगे L को नगण्य मानेंगे, L को क्या करेंगे नगण्य मानेंगे। तो हमारा E बराबर कितना हो जाएगा, तो हमारा E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 P/RQ। ये हमारा हो गया निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे RQ कैसे हुआ, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है हमारा R² प्लस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा क्या था R² प्लस का L स्क्वायर था, तो हमने L स्क्वायर को नगण्य माना, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा R² पर पावर 3/2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा RQ, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया RQ लिख दिया। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।